हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन द ब्लडी आइज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग गुस्से के मारे मैडम यू को अपने पावर से दबोच लिया था, जिस वजह से मैडम यू बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे और वो सांस लेने के लिए विंग के पास भीख मांग रहे थे। लेकिन विंग के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो वहाँ पे इमोशनलेस फेस के साथ खड़ा हुआ था, जैसे विंग को देख के लग रहा था कि वो मैडम यू के ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखाने वाला। अब आगे विंग वहीं पे खड़ा हुआ था और मैडम यू की तरफ अपनी कोल्ड आई से घूर रहा था। मैडम यू ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया था कि वो अब खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल भी नहीं कर पा रहे थे। जब वो धीरे धीरे अपने सांस खोने ही लगे थे, तभी विंग को पीछे से किसी का आवाज़ आता है जो उसे आशियन कह के बुलाता है। आशियन, प्लीज़ माँ को छोड़ दो। ये सुनते ही विंग का पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है। विंग का फेस, जो अब तक इतना ज़्यादा सीरियस और एक्सप्रेशनलेस था, वो धीरे धीरे शॉकिंग में कन्वर्ट होने लगता है। विंग धीरे धीरे पीछे घूमता है तो वो देखता है उसके पीछे जियान यानली खड़ी हुई थी, जो अपनी आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ ही देख रही थी। विंग जैनल को देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसका गला सूख गया था, उसके गले से एक आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। विंग के ध्यान भटकने की वजह से विंग का पावर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, जिस वजह से मैडम यू धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मैडम यू अभी अपने आधे कॉन्शियस में थी। बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाने की वजह से वो अपनी धीरे धीरे कॉन्शियस खोने लगी थी। तभी जियानली धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ती है और धीरे से विंग का नाम लेता है। आशियन, तो तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? विंग की आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू भर गए थे। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बस वहाँ से भाग के निकल जाता है। जनरली विंग को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी नज़र अपनी माँ पर जाता है, जो वहाँ पे बेहोश लेटा हुआ था। जनरली एक बार विंग के डायरेक्शन में जगता है, जहाँ से विंग भागकर चला गया है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि मैडम में पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी है। अब हमें जिन महल से थोड़ी सी दूर एक जंगल के सीन दिखाया जाता है। विंग भागकर उस जंगल की तरफ आ चुका था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग अभी बहुत ज़्यादा हर्ट था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वो काले स्मोक, वो भटके हुए आत्मा विंग के आसपास घूम रहे थे और बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, जिस वजह से विंग अपने ब्रेन को शांत ही नहीं कर पा रहा था। वो वहीं पे बैठ जाता है और चिल्ला कर कहता है कि वो लोग चुप हो जाए। अभी विंग बुरी तरीके से रोना चाहता था। वो इतना ज़्यादा पेन में था कि शायद वो किसी को अपना पेन एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और ज़ोर से अपने उस हाथ को उस ट्री पे मारने ही वाला था कि अचानक से एक हाथ आता है और विंग के हाथ को ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस इंसान की तरफ बिना देखे चिल्लाते हुए कहता है, कौन है, किसकी हिम्मत है मेरे हाथ को पकड़ने की? तभी उसकी नज़र उस इंसान की उस गोल्डन आइज से मिलता है। हाँ, वो वांगजी था, जिसने विंग के हाथ को पकड़ लिया था और जिसने विंग को यहाँ आते हुए देख लिया था। विंग तुरंत ही शांत हो जाता है। वो मेंटली तो शांत नहीं हुआ था, लेकिन वांगजी को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए वो बस खुद को काम करने के लिए डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि वो अभी वांगजी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता था। तभी वो एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को झटके से वांगजी के हाथ से छुड़ाता है, लेकिन फिर भी वांगजी विंग से पावरफुल था। वो एक अल्फा था, इस वजह से वो विंग के हाथ को नहीं छोड़ता। विंग शॉकिंगली वांगजी की तरह दिखता है और धीरे धीरे उसकी शॉकिंग एक्सप्रेशन गुस्से में कन्वर्ट होने लगता है। विंग को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ऊपर से ये वांगजी। विंग अभी किसी के साथ ना ही बात करना चाहता है और ना ही मिलना चाहता, इसीलिए वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, लान वांगजी, अपने हद में रहा करो। मैंने कहा ना, तो यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो ज़बरदस्ती वांगजी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन वांग जी विंग के हाथ को नहीं छोड़ रहा था। वो और भी कस के विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग जो दूसरे हाथ से वांग जी के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उस हाथ को भी पकड़ के उस पास की पेड़ में पिन कर देता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, देखो लान वांग जी, अपने हद में रहा करो। तुम मेरे हस्बैंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वांग जी अपनी गहरी वॉइस में विंग का नाम लेता है, विंग। ये सुनते ही विंग का पूरा बॉडी थोड़ा सा कांप जाता है। वांग जी ने बहुत ही गहरी और डीप वॉइस में विंग का नाम लिया था। वांग जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन वांग जी की आंखों को देखकर लग रहा था कि वांग जी शायद हर्ट है विंग की ऐसे बिहेवियर से। विंग फिर से खुद को शांत करता है। वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके ऊपर उसके दिमाग में चल रहे वो आत्माओं की स्क्रीमिंग विंग को बिल्कुल भी शांत नहीं होने दे रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करता है, तभी उसके आंखों से वो आंसू के ड्रॉप गिर जाते हैं, जिसे देखकर वांग जी की आंखें भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। विंग अपने आइज़ को फिर से ओपन करता है और अपने आवाज़ को शांत करते हुए कहते हैं, वांग जी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। आयुअन अकेला होगा, उसे अकेला रहना पसंद नहीं, प्लीज़ उसके पास जाओ। तभी वांग जी फिर से अपनी गहरी वॉइस में विंग का नाम लेता है, विंग। फिर वांग जी धीरे से अपने फेस को विंग के फेस के करीब करता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। पहले तो वो विंग के लिप्स पर धीरे धीरे किस कर रहा था, लेकिन कब वांग जी का वो किस इतना ज़्यादा पैशनेट और डीप हो जाता है, उन दोनों को भी पता नहीं चलता। विंग एक ओमेगा है और वांग जी के फेरामोन्स की वजह से विंग की बॉडी भी रिएक्ट करने लगा था। विंग भी धीरे धीरे अपने सेंसेस को खोने लगा था और वांग जी की उस किस में मेल्ट होके वांग जी को किस रिटर्न करने लगा था। कब उन दोनों का ही वो नॉर्मल सा कामिंग सा किस इतना ज़्यादा वाइल्ड और पैशनेट हो गया था, उन दोनों को ही नहीं पता चला था। और कब वांग जी के हाथ विंग के बेल्ट पर जाकर उसके बेल्ट को अनबकल भी कर दिया था, वो भी विंग को पता नहीं चलता। कुछ ही देर में वो दोनों नेकेड उस ज़मीन पे पड़े हुए थे और एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहा था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को टेस्ट कर रहा था और विंग भी सेम पैशन के साथ वांग जी की हर एक किस पर, हर एक टेस्ट पर रिएक्ट कर रहा था। विंग अपने आवाज़ को दबाने के लिए अपने मुंह पर अपने हाथ भी रख रहा था, जिससे कि उनकी आवाज़ यहाँ से बाहर ना जाए और उन्हें एम्बैरस ना होना पड़े। लेकिन वांग जी को इन चीज़ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग के हाथ को हटाता और ग्रॉल करते हुए कहता है, बिहेव। तभी विंग अपनी आंसू भरी आई से वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के फेस को अपने तरफ करके उसे किस करने लगता है। विंग की पूरी बॉडी को टेस्ट करते हुए वांग जी विंग को और खुद को कनेक्ट कर देता है, जिस वजह से विंग बहुत ही तेज़ मौन करता है। लेकिन तभी वांग जी विंग को किस करके विंग को चुप करवा देता है। वो दोनों ही अपनी एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि कितने घंटे वो लोग वहाँ बिता देते उन दोनों को ही पता नहीं चलता। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी और विंग वहीं पे लेटे हुए थे। वांग जी लेटा हुआ था और वांग जी के चेस्ट पर विंग लेटा हुआ था और उनके ऊपर वांग जी का रोब था। वांग जी तो जागा हुआ था और वो विंग के फेस की तरफ देख रहा था, जो अभी पीसफुली सो रहा था। लेकिन वांग जी के दिमाग में अभी भी वो सब कुछ चल रहा था। एक्चुअल में विंग जब मैडम यू के पीछे बाहर निकला था, उसके थोड़ी देर बाद ही वांग जी भी वहाँ से निकल गया था और वो देखना चाहता था कि विंग एक्चुअली मैडम यू के साथ क्या बात करना चाहता है। पहले वांग जी को बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील हो रहा था कि उसे ऐसा करना चाहिए, विंग और मैडम यू के बीच क्या बातें चल रहा है, क्या उसे सुनना चाहिए। लेकिन जब उसने मैडम यू और विंग की सारी बातों को सुना तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि एक्चुअल में वो दोनों क्या बात कर रहे थे, क्योंकि मैडम यू और विंग की बातें क्लियर नहीं थे। लेकिन मैडम वांग जी को इतना समझ आ रहा था कि मैडम यू विंग को बहुत पहले से जानता है। और जब विंग अपनी पावर से मैडम यू को मारने की कोशिश कर रहा था, तब वांग जी विंग को रोकने के लिए जाना तो चाहता था, लेकिन उसने जियानी नाली को देख लिया था, जो विंग के पीछे ही खड़ी हुई थी और विंग को और अपनी माँ को देख रही थी। वांग जी ये देख के बहुत ज़्यादा शौक था कि जियानी नाली कुछ कर क्यों नहीं रही है,
लेकिन उसने आखिर में देखा कि जियानली खुद को रोक नहीं पाई और उसने विंग को रोक ही दिया। और विंग जियाना को देखकर इतना ज़्यादा शॉक और हर्ट फीलिंग में था कि वो वहाँ से इधर उधर कुछ भी ना देखकर भाग गया था। और वांगजी विंग का इतना ज़्यादा फिक्र कर रहा था उस टाइम पे, इसलिए वो विंग के पीछे आया था और उससे विंग यहाँ मिला था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी विंग को उसका रूप पहना रहा था। वांगजी विंग को उसका रूप पहना रहा था बहुत ही सिक्योरली, जैसे कि विंग उसके टच से जाग ना जाए। विंग थोड़ा सा मूव तो कर रहा था लेकिन वो जगह नहीं था, और शायद विंग इतना ज़्यादा थका हुआ था कि विंग अभी जागने भी नहीं वाला। विंग की ऐसे छोटे छोटे आवाज़ों से वांगजी को विंग को देखकर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो एक स्माइल करता है और विंग को फुल्ली रोब पहनाने के बाद खुद भी पहन लेता है। उसके बाद वो विंग को अपनी बाहों में उठाता है और वहाँ से महल की तरफ चला जाता है। आयुअन लांशीचन के साथ था और वो अपने कमरे में था। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था क्योंकि कई घंटों तक उसने अपने माँ को देखे ही देखा था, जिस वजह से आयुअन बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। आयुअन लांशीचन से घुल मिल तो गया था लेकिन फिर भी उसे अभी अपनी माँ चाहिए, इसलिए वो अभी रो रहा था। और लांशीचन आयुअन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ और बाबा अभी आ जाएंगे। तभी लांशीचन को उस रूम के गेट पर नॉक सुनाई देता है। तभी वो तुरंत ही गेट ओपन कर देता है तो वो देखता है बाहर वांगजी खड़ा हुआ है जो विंग को अपनी गोद में लिए हुए है। विंग को इस तरह से वांगजी की गोद में देखकर लांशीचन थोड़े से वरिड हो जाते हैं। वो अपने वरिड एक्सप्रेशन के साथ अपने लिटिल ब्रदर से पूछते हैं कि विंग ठीक तो है ना। तभी वांगजी कहता है विंग ठीक है, वो बस थका हुआ है इसलिए सो गया है। लांशीचन बस अपने सिर को नोट कर देता है। आयुअन भी अपनी मम्मा को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। वो रोने लगा था, जिस वजह से वांगजी तुरंत ही विंग को धीरे से उस बेड पर लेटा देता है। उसके बाद आयुअन को अपने गोद में लेते हुए कहता है आयुअन फिक्र न करे, विंग बस अभी थक गया है और वो सो रहा है। ये सुनते ही आयुअन थोड़ा सा शांत होता है। आयुअन अपने एज के हिसाब से काफ़ी समझदार था क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा था। फिर आयुअन वांगजी की गोद से नीचे उतरता है और विंग के पास जाके उसके साइड में लेट जाता है। आयुअन अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए वो विंग के पास लेटकर उसके सेंट को इनहेल करते हुए सो जाता है। तभी लांशीचन वांगजी से पूछता है कि वांगजी इतनी देर तक कहाँ था। आयुअन बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो रो रहा था। तभी वांगजी अपने सिर को झुकाते हुए कहता है माफ़ करना ब्रदर, वो मैं और विंग थोड़ा सा बिजी थे। ये सुनते ही लांशीचन अपने सिर को शेक करते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, आयुअन को कभी भी अकेला मत छोड़ना। ये सुनते ही वांगजी अपने सिर को नोट करता है और आयुअन और विंग की तरफ देखने लगता है। तो है एवरीवन, मैं पार्ट को ही रुकता आई होप आपने फैन फिक्शन इन जगह तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।